आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय 7वां, भाग 3। शाम का वक्त है। सूर्य भगवान अस्त हो चुके हैं, तथापि पश्चिम तरफ आसमान पर कुछ कुछ लाली अभी तक दिखाई दे रही है। ठंडी हवा मंद गति से चल रही है। गर्मी तो नहीं मालूम होती, लेकिन इस समय की हवा बदन में कंपकपी भी पैदा नहीं कर सकती। हम इस समय आपको एक ऐसे मैदान तरफ ले चलते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा करना कठिन है। जिधर निगाह दौड़ाइए सन्नाटा नजर आता है। कोई पेड़ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे या जिस पर चढ़कर कोई आदमी अपने को छिपा सके। हाँ, पूर्व तरफ निगाह कुछ ठोकर खाती है और एक धुंधली चीज को देखकर गौर करने वाला कह सकता है कि उस तरफ शायद कोई छोटी सी पहाड़ी या पुराने जमाने का कोई ऊंचा टीला है। ऐसे मैदान में 3 औरतें घोड़ियों पर सवार धीरे धीरे उसी तरफ जा रही हैं जिधर उस टीले या छोटी स्याही मालूम हो रही है। यद्यपि उन औरतों की पोशाक जानना वजह की है, मगर फिर भी चुस्त और दक्षिणी ढंग की है। तीनों के चेहरे पर नकाब पड़ी है, तथापि बदन की सुडोली और कलाई तथा नाजुक उंगलियों पर ध्यान देने से देखने वाले के दिलों में ये बात जरूर पैदा होगी कि ये तीनों ही नाजुक नौजवान और खूबसूरत हैं। इन औरतों के विषय में हम अपने श्रोताओं को ज्यादा देर तक खटके में न डालकर इसी समय इनका परिचय दे देना उत्तम समझते हैं। वह देखिए, ऊंची और मुश्की घोड़ी पर जो सवार है वह माया रानी है। चौगर आंखों वाली सफेद पचकल्याण घोड़ी पर जो पटरी जमाए है वह उसकी छोटी बहन लाडली है, जिसे अभी तक हम रामभोली के नाम से लिखते चले आए हैं। और सब्जी घोड़ी पर सवार चारों तरफ निगाह दौड़ा दौड़ा कर देखने वाली धनपत है। ये तीनों आपस में धीरे धीरे बातें करती जा रही हैं। लीजिए, तीनों ने अपने चेहरे पर से नकाबें उल्ट दी। अब हम तीनों की बातों पर ध्यान देना उचित समझते हैं। माया रानी, ना मालूम चंडूल कम्बक तीसरे नंबर के बाग में क्यों और कैसे पहुंचा। इसमें तो कुछ संदेह नहीं कि जिस राह से हम लोग आते जाते हैं उस राह से वह नहीं गया था। लाडली, तिलिस्म बनाने वालों ने वहां पहुंचने के लिए कई रास्ते बनाए हैं। शायद उन्हीं रास्तों में से कोई रास्ता उसे मालूम हो गया हो। धनपत, मगर उन रास्तों का हाल किसी दूसरे को मालूम हो जाना तो बड़ी भयानक बात है। माया रानी, और एक ताजुब की बात है कि उन रास्तों का हाल जब मुझको जो तिलिस्म की रानी कहलाती है नहीं मालूम, तो किसी दूसरे को कैसे मालूम हुआ। लाडली, ठीक है, तिलिस्म की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो तुम्हें मालूम है, मगर नियमानुसार तुम मुझसे भी नहीं कह सकती हो। हाँ, उन रास्तों का हाल जीजा जी को जरूर मालूम था। अफसोस उन्हें मरे 5 वर्ष हो गए। अगर जीते होते तो। माया रानी, तुम कैसे जानती हो कि उन रास्तों का हाल उन्हें मालूम था। लाडली, हंसी हंसी में उन्होंने एक दिन मुझसे कहा था कि बाग के तीसरे दर्जे में जाने के लिए 5 रास्ते हैं, बल्कि वे मुझे अपने साथ वहां ले चलकर नया रास्ता दिखाने को तैयार भी थे, मगर मैं तुम्हारे डर से उनके साथ नहीं गई थी। माया रानी, आज तक तूने ये हाल मुझसे क्यों नहीं कहा। लाडली, मेरी समझ में ये कोई जरूरी बात नहीं थी जो तुमसे कहती। लाडली की बात सुन माया रानी चुप हो गई और बड़ी गौर में पड़ गई। उसकी अवस्था और उसकी सूरत पर ध्यान देने से मालूम होता था कि लाडली की बात से उसके दिल पर एक सख्त सदमा पहुंचा है और वह थोड़ी देर के लिए अपने को बिल्कुल ही भूल गई। माया रानी की ऐसी अवस्था क्यों हो गई और इस मामूली सी बात से उसके दिल पर क्यों चोट लगी, इसका सबब उसकी छोटी बहन लाडली भी न समझ सकी। कदाचित ये कहा चाहे कि वह अपने पति को याद करके इस अवस्था में पड़ गई। सो भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाडली खूब जानती थी कि माया रानी अपने खूबसूरत, हंसमुख और नेक चाल चलन वाले पति को कुछ भी नहीं चाहती थी। इस समय लाडली के दिल में एक तरह का खटका पैदा हुआ और शक की निगाह से माया रानी की तरफ देखने लगी। मगर माया रानी कुछ भी नहीं जानती थी कि उसकी छोटी बहन उसे किस निगाह से देख रही है। लगभग 2 कोस कदम चलने के बाद वह चौकी और लाडली की तरफ जरा मुंह फेर कर बोली, हाँ, तो वह रास्तों का हाल जानता था। लाडली के दिल में और भी खुटका पैदा हुआ, बल्कि इस बात का रंज हुआ कि माया रानी ने अपने पति या लाडली के प्यारे बहनोई की तरफ ऐसे शब्दों में इशारा किया जो किसी नीच या खिदमतगार तथा नौकर के लिए बरता जाता है। लाडली का ध्यान धनपत की तरफ भी गया, जिसके चेहरे पर उदासी और रंज की निशानी मामूली से कुछ ज्यादा पाई जाती थी और जिसकी घोड़ी भी 5-7 कदम पीछे रह गई थी। मगर माया रानी और धनपत की ऐसी अवस्था ज्यादा देर तक न रही। उन दोनों ने बहुत जल्द अपने को संभाला और फिर मामूली तौर पर बातचीत करने लगी। धनपत, अब वह टीला भी आ पहुंचा। देखा चाहिए कि बाबा जी से मुलाकात होती है या नहीं। माया रानी, मुलाकात अवश्य होगी, क्योंकि वे कहीं नहीं जाते, मगर अब मेरा जो चीज नहीं चाहता कि वहां तक जाऊं या उनसे मिलूं। लाडली, सो क्यों? तुम तो बड़े उत्साह से उनसे मिलने के लिए आई हो। माया, ठीक है, मगर अब मेरा जी नहीं चाहता है। अब मैं सोचती हूँ तो यही जान पड़ता है कि बेचारे बाबा जी इन सब बातों का जवाब कुछ भी ना दे सकेंगे। लाडली, खैर, जब इतनी दूर आ चुके हो तो अब लौट चलना भी उचित नहीं है।
माया, नहीं, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी। इतना कहकर माया रानी ने घोड़ा फेरा। लाचार होकर लाडली और धनपत को भी घूमना पड़ा, मगर इस कार्रवाई से लाडली के दिल का शक और भी ज्यादा हुआ और उसे निश्चय हो गया कि मेरी बात से माया रानी के दिल पर गहरी चोट बैठी है, मगर ठीक इसका सबब क्या है सो कुछ भी मालूम नहीं होता। माया रानी ने जैसे ही घोड़े की बाग फेरी, वैसे ही उसकी निगाह तेज सिंह पर पड़ी, जो तीर और कमान हाथ में लिए बहुत दूर से कदम बढ़ाए इन तीनों के पीछे पीछे आ रहे थे। माया रानी तेज सिंह को अच्छी तरह से जानती थी। यद्यपि इस समय कुछ अंधेरा हो गया था, परंतु माया रानी की तेज निगाहों ने तेज सिंह को तुरंत ही पहचान लिया और इसके साथ ही वह तलवार खींचकर तेज सिंह पर झपट बैठी। माया रानी को नंगी तलवार लिए झपटते देखकर तेज सिंह ने ललकारते हुए कहा, खबरदार आगे न बढ़ना, नहीं तो एक ही तीर में काम तमाम कर दूंगा। तेज सिंह के ललकारने से माया रानी रुक गई, मगर धनपत से रहा न गया। वह तलवार खींचकर ये कहती हुई आगे बढ़ी, मैं तेरे तीर से डरने वाली नहीं तेज सिंह, मालूम होता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। इसे खूब समझ लेना कि तेज सिंह के हाथ से छूटा तीर खाली नहीं जाएगा। धनपत, मालूम होता है कि तू केवल एक तीर से ही हम तीनों को डराकर अपना काम निकालना चाहता है। अफसोस इस समय मेरे पास तीर कमान नहीं है, यदि होता तो तुझे जान पड़ता कि तीर चलाना किसे कहते हैं। तेज सिंह, ना मालूम तूने औरत होने पर भी अपने को क्यों समझ रखा है। खैर, अब मैं एक कमसिन औरत पर तीर नहीं चलाऊंगा। इतना कहकर तेज सिंह ने तीर तरकस में रख लिया और कमान बगल में लटकाने के बाद अय्यारी के बटुए में से एक छोटा सा लोहे का गोला निकालकर सामने खड़े हो गए और धनपत को वो गोला दिखाकर बोले, तुम लोगों के लिए यही बहुत है, मगर मैं फिर कह देता हूँ कि मुझ पर तलवार चलाकर भलाई की आशा मत रखना। धनपत, क्या तू जानता नहीं कि ये कौन है? तेज सिंह, मैं तुम तीनों को खूब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि माया रानी 47 नंबर की कोठी को पवित्र करके बेवा हो गई और इस बात को 5 वर्ष का जमाना हो गया। इतना कहकर मुस्कुराते हुए तेज सिंह ने एक भेद की निगाह माया रानी पर डाली और देखा कि माया रानी का चेहरा पीला पड़ गया और शर्म से उसकी आंखें नीचे की तरफ झुकने लगी, मगर ये अवस्था उसकी बहुत देर तक न रही। तेज सिंह के मुंह से बात निकलने के बाद जैसे ही लाडली की ताज्जुब भरी निगाह माया रानी पर पड़ी, वैसे ही माया रानी ने अपने को संभाल कर धनपत की तरफ देखा। अब धनपत अपने को रोक न सकी, उसने घोड़ी बढ़ाकर तेज सिंह पर तलवार का वार किया। तेज सिंह ने फुर्ती से वार खाली देकर अपने को बचा लिया और वही लोहे का गोला धनपत की घोड़ी के सिर में इस जोर से मारा कि वह संभल न सकी और सिर हिलाकर जमीन पर गिर पड़ी। लोहे का गोला छिटक कर दूर जा गिरा और तेज सिंह ने लपक कर उसे उठा लिया। आशा थी कि घोड़ी के गिरने से धनपत को भी कुछ चोट लगेगी, मगर वह घोड़ी पर से उछलकर कुछ दूर जाकर गिरी और बड़ी चालाकी से गिरते गिरते उसने अपने को बचा लिया। तेज सिंह फिर वही गोला लेकर सामने खड़े हो गए। तेज सिंह, इस गोले की करामात देखी, अगर अब की बार फिर वार करने का इरादा करोगी तो ये गोला तेरे घुटने पर बैठेगा और तुझे लंगड़ी होकर माया रानी का साथ देना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता कि तुम लोगों को इस समय जान से मारूं, मगर हाँ, जिस काम के लिए आया हूं उसे किए बिना लौट जाना भी मुनासिब नहीं समझता। माया रानी, अच्छा बताओ, तुम हम लोगों के पीछे पीछे क्यों आए हो और क्या चाहते हो? तेज सिंह, केवल इनसे एक बात कहनी है और कुछ नहीं। लाडली, कहो क्या कहते हो? मैं इस तरह नहीं कहना चाहता कि तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा सुने। इन दोनों से अलग होकर सुन लो, फिर मैं चला जाऊंगा। डरो मत, मैं दगाबाज नहीं हूँ। यदि चाहूं तो ललकार कर तुम तीनों को यमलोक पहुंचा सकता हूँ, मगर नहीं, तुमसे केवल एक बात कहने के लिए आया हूँ, जिसके सुनने का अधिकार सिवाय तुम्हारे और किसी को नहीं है। कुछ सोचकर लाडली वहां से हट गई और कुछ दूर जाकर तेज सिंह की तरफ देखने लगी, मानो वह तेज सिंह की बात सुनने के लिए तैयार हो। तेज सिंह लाडली के पास गए और बटुए में से एक चिट्ठी निकाल उसके हाथ में देकर बोले, इसे जल्द पढ़ लो, देखो माया रानी को इसका हाल मालूम ना हो। लाडली ने बड़े गौर से वह चिट्ठी पढ़ी और इसके बाद टुकड़े टुकड़े करके फेंक दी। तेज सिंह, इसका जवाब केवल इतना ही कह देना कि बहुत अच्छा। अब तेज सिंह को ठहरने की जरूरत न थी। उन्होंने उत्तर का रास्ता लिया, मगर घूम घूम कर देखते जाते थे कि कोई पीछे आता तो नहीं। तेज सिंह के जाने के बाद माया रानी ने लाडली से पूछा, वह चिट्ठी किसकी थी और उसमें क्या लिखा था? लाडली ने असल भेद तो छिपा रखा, मगर कोई विचित्र बात कर उस समय माया रानी की दिलजमी कर दी। श्रोताओं को याद होगा कि भूतनाथ को नागर ने एक पेड़ के साथ बांध रखा है। यद्यपि भूतनाथ ने अपनी चालाकी और तिलिस्मी खंजर की मदद से नागर को बेहोश कर दिया, मगर देर तक उसके चिल्लाने पर भी वहां कोई उसका मददगार नहीं पहुंचा और नागर फिर से होश में आकर बैठ उठी। नागर, अब मुझे मालूम हुआ कि तेरे पास भी एक अद्भुत वस्तु है, भूतनाथ, जो अब तुम्हारी होगी। नागर, नहीं, जिसके छूने से बेहोश हो गई उसे अपने पास क्यों रख सकती हूँ, मगर मालूम होता है कि कोई ऐसी चीज भी तेरे पास जरूर है जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता। खैर, मैं
तेरा ये तीसरा कसूर भी माफ करूंगी यदि तू ये खंजर मुझे दे दे और वह दूसरी चीज भी मेरे हवाले कर दे जिसके सबब से इस खंजर का असर तुझ पर नहीं होता। भूतनाथ, मगर मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुमने मेरा कसूर माफ कर दिया है? नागर, और मुझे कैसे विश्वास होगा कि तूने वास्तव में वही चीज मुझे दी जिसकी सबब से खंजर की करामात से तू बचा हुआ है? भूतनाथ, बेशक मैं वही चीज तुम्हें दूंगा और तुम आजमाने के बाद मुझे छोड़ सकती हो। नागर, मगर ताजुब नहीं कि आजमाते ही मैं फिर बेहोश हो जाऊं क्योंकि तू धोखा देने में मुझसे किसी तरह कम नहीं है। भूतनाथ, इसका जवाब तुम खुद समझ सकती हो। नागर, हाँ ठीक है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए बेहोश भी हो जाऊंगी तो तू मेरा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पेड़ के साथ बंधा हुआ है और तेरे हाथ पैर भी खुले नहीं हैं। भूतनाथ, और मेरे चिल्लाने से भी यहाँ कोई मददगार नहीं पहुंचेगा। नागर, हाँ इसका प्रमाण भी है। कहते कहते नागर रुक गई क्योंकि तभी पत्तों के खड़खड़ाने की आवाज उसने सुनी और किसी के आने का उसे शक हुआ। नागर ने पीछे घूमकर देखा तो कमलिनी पर नजर पड़ी जो नागर के दिए घोड़े पर सवार इसी तरफ आ रही थी। कमलिनी इस समय भी उसी सूरत में थी जिस सूरत में नागर के यहाँ गई थी और उसका पहचानना मुश्किल था, मगर भूतनाथ की जुबानी नागर को पता लग चुका था, इसलिए उसने कमलिनी को तुरंत पहचान लिया और भूतनाथ को उसी तरह छोड़ फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हो गई। कमलिनी भी पास पहुंची और नागर की तरफ देखकर बोली, तुझे तो विश्वास हो गया होगा कि मैं मिर्जापुर चली गई। नागर, बेशक तुमने मुझे धोखा दिया है, खैर अब मेरे हाथ से बचकर कहाँ जा सकती हो। यद्यपि तुम माया रानी की बहन हो और इस सबब से मुझे तुम्हारा अदब भी करना चाहिए, मगर तुम्हारी बुराइयों पर ध्यान देकर माया रानी ने हुक्म दे रखा है कि जो कोई तुम्हारा सिर काट कर उसके पास ले जाएगा वह मुंह मांगा इनाम भी पाएगा। असु अब मैं तुम्हें किसी तरह छोड़ नहीं सकती। हाँ, अगर तुम खुशी से माया रानी के पास चली चलो तो अच्छी बात है। कमलिनी, ठीक है, मालूम होता है कि तू अभी तक अपने को अपने मकान में मौजूद समझती है और चारों तरफ अपने नौकरों को देख रही है। नागर, मैं बखूबी जानती हूँ कि इस मैदान में मैं अकेली हूँ, लेकिन ये भी देख रही हूँ कि तुम्हारे साथ भी कोई दूसरा नहीं है। अगर तुम अपने को हरबा चलाने और ताकत में मुझसे बढ़कर समझती हो तो ये तुम्हारी भूल है और इसका फैसला हाथ मिलाने से ही हो सकता है। आइए। कमलिनी, वाह, तू समझती है कि मुझे उस अंगूठी की खबर नहीं जो तेरे इस बढ़े हुए हाथ में देख रही हूँ। अच्छा ले कहकर कमलिनी ने दिखा दिया कि उसमें कितनी तेजी और फुर्ती है। घोड़ा आगे बढ़ाया और तिलस्मी खंजर निकालकर इतनी तेजी के साथ नागर के हाथ पर रख दिया कि वह अपना हाथ हटा भी न सकी और खंजर की तीसरी से तासीर से बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमलिनी ने घोड़े से उतरकर भूतनाथ को कैसे छुट्टी दी और कहा, वाह, तुम इतने बड़े चालाक होकर भी इसके फंदे में आ गए। भूतनाथ, मैं इसके फंदे में ना आता यदि उस उंगली का गुण जानता जो इसकी उंगली में चमक रही है। वास्तव में यह अनमोल वस्तु है और कठिन समय पर काम दे सकती है। कमलिनी, इस कमबख्त के पास यही तो एक चीज है जिसके सबब से माया रानी की आंखों में इसकी इज्जत है। इसके जहर से कोई भी नहीं बच सकता। हाँ, यदि ये चाहे तो जहर उतार भी सकती है। ना मालूम ये अंगूठी और इसका जहर उतारने की तरकीब मनोरमा ने कहाँ से पाई। भूतनाथ, माया रानी से और इससे क्या संबंध है? कमलिनी, मनोरमा उसकी 6 सखियों में से सबसे बड़ा दर्जा रखती है और वह इस कमबख्त को अपनी बहन से बढ़कर मानती है। यह अंगूठी भी मनोरमा की ही है। भूतनाथ, तो माया रानी ने अंगूठी क्यों न ले ली? उसके तो बड़े काम ही की चीज थी। कमलिनी, उसको भी मनोरमा ने ऐसे ही अंगूठी बना दी है और जहर उतारने की दवा भी तैयार कर दी है, मगर इसके बनाने की तरकीब नहीं बताती। भूतनाथ, खैर अब ये अंगूठी आप ले लीजिए। कमलिनी, यद्यपि ये मेरे काम की चीज नहीं है बल्कि इसको अपने पास रखने में मैं पाप समझती हूँ, तथापि जब तक माया रानी से खटपट चली जाती है तब तक ये अंगूठी अपने पास जरूर रखूंगी। तिलस्मी खंजर के आगे इसके सामने ये अंगूठी कोई चीज नहीं है। भूतनाथ, बेशक बेशक, जिसके पास ये खंजर है उसे दुनिया में किसी चीज की परवाह नहीं है और वह अपने दुश्मन से चाहे वह कैसा जबरदस्त क्यों ना हो कभी नहीं डर सकता। आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की जो ऐसा खंजर थोड़े दिन के लिए मुझे दे दिया। वह दिन भी कैसा होगा जिस दिन ये खंजर हमेशा अपने पास रखने की आज्ञा आप मुझे देंगी। कमलिनी, खैर वह दिन आज ही समझ लो। मैं हमेशा के लिए ये खंजर तुम्हें देती हूँ, मगर नानक के लिए ऐसा करने की सिफारिश मत करना। भूतनाथ ने खुश होकर कमलिनी को सलाम किया। कमलिनी ने नागर की उंगली से जहरीली अंगूठी उतार ली और उसके बटुए में से खोजकर उस दवा की शीशी भी निकाल ली जो उस अंगूठी के भयानक जहर को बात की बात में दूर कर सकती थी। इसके बाद कमलिनी ने भूतनाथ से कहा, नागर को हमारे अद्भुत मकान में ले जाकर तारा के सुपुर्द करो और फिर मुझसे आकर मिलो। मैं फिर वहीं अर्थात मनोरमा के मकान पर जाती हूँ। अपने कागजात भी उसके बटुए में से निकाल लो और इसी समय उन्हें जलाकर सदैव के लिए निश्चिंत हो जाओ।
माया रानी का डेरा अभी तक खास तिलस्मी बाग में है। रात आधी से ज्यादा जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। पहरे वालों के सिवाय सभी को निद्रा देवी ने बेहोश करके डाल रखा है। मगर उस बाग में दो औरतों की आंखों में नींद का नाम निशान भी नहीं है। एक तो माया रानी की छोटी बहन लाडली, जो अपने सोने वाले कमरे में मसहरी के ऊपर पड़ी कुछ सोच रही है और थोड़ी थोड़ी देर पर उठकर बाहर निकलती और सन्नाटे की तरफ ध्यान देकर लौट आती है। मालूम होता है कि वह मकान से बाहर जाकर किसी से मिलने का मौका ढूंढ रही है। और दूसरी माया रानी, जो निद्रा न आने के कारण अपने कमरे में टहल रही है, उसे भी तरह तरह के ख्यालों ने सता रखा है। कभी कभी उसका सिर हिल जाता है, जो उसके दिल की परेशानी को पूरी तरह से छिपा रहने नहीं देता। उसके होठ भी कभी कभी अलग होकर दिल का दरवाजा खोल ही देते हैं, जिससे दिल के अंदर कैद रहने वाले कई भेद शब्द रूप होकर धीरे से बाहर निकल पड़ते हैं। जब चारों तरफ अच्छी तरह सन्नाटा हो गया तो लाडली ने काले कपड़े पहने और अयारी का बटुआ कमर में लगाने के बाद कमरे के बाहर निकलकर इधर उधर टहलना शुरू किया। वह उस कमरे के पास आई जिसके अंदर माया रानी तरदुद और घबराहट से निद्रा न आने के कारण टहल रही थी। लाडली छिपकर देखने लगी कि माया रानी क्या कर रही है। थोड़ी देर के बाद माया रानी के मुंह से निकले हुए शब्द लाडली ने सुने और वे शब्द ये थे, वह इस रास्ते को जानता है। वे भेद जिसे लाडली नहीं जानती, धनपत की मोहब्बत ने। इन शब्दों को सुनकर लाडली घबरा गई और बेचैनी से अपने कमरे में लौट आने के लिए तैयार हुई, मगर उसके दिल ने उसे वहां से लौटने न दिया। इच्छा हुई कि माया रानी के मुंह से और भी कई शब्द निकले तो सुने, परंतु इसके बाद माया रानी कुछ ज्यादा बेचैन मालूम हुई और अपनी मसहरी पर जाकर लेट रही। आधी घड़ी से ज्यादा ना बीती थी कि माया रानी की सांस ने लाडली को उसके सो जाने की खबर दी और लाडली वहां से लौटकर बाग में टहलने लगी। फिर घूमती फिरती और अपने को पेड़ों की आड़ में बचाते हुई वह बाग के पिछले कोने में जा पहुंची। एक छोटा सा मगर मजबूत बुर्ज बना था। इसके अंदर जाने के लिए एक छोटा सा लोहे का दरवाजा भी था, जिसे उसे धीरे से खोला और अंदर जाने के बाद फिर बंद कर लिया। भीतर बिल्कुल अंधेरा था। बटुए में से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाई और उस कोठरी की हालत अच्छी तरह देखने लगी। ये बुर्ज वाली कोठरी वर्षों से ही बंद थी और इस सबब से इसके अंदर मकड़ों ने अच्छी तरह अपना घर बना लिया था। मगर लाडली ने इस कोठरी की गंदी हालत पर कुछ ध्यान न दिया। इस कोठरी की जमीन चौखूटे पत्थरों से बनी हुई थी और छत में छोटे छोटे 2-3 सुराख थे, जिनमें से आसमान में जड़े हुए तारे दिखाई दे रहे थे। पहले तो लाडली इस विचार में पड़ी कि बहुत दिनों से बंद रहने के कारण इस कोठरी की हवा खराब होकर जहरीली हो गई होगी, शायद किसी तरह का नुकसान पहुंचे। मगर छत के सुराखों को देखकर निश्चिंत हो गई और मोमबत्ती एक किनारे जमा कर जमीन पर बैठ गई। आधी घड़ी तक सोच विचार में पड़ी रही। इसके बाद हल्की आवाज के साथ कोने की तरफ जमीन का एक चौखूटा पत्थर की वाड़ के पल्ले की तरह खुलकर अलग हो गया और नीचे से अपनी असली सूरत में कमलिनी निकलकर लाडली के सामने खड़ी हो गई। कमलिनी को देखते ही लाडली उठ खड़ी हुई और बड़ी मोहब्बत के साथ उसके लिपट कर रोने लगी तथा कमलिनी की आंखें भी आंसू की बूंदें गिराने लगी। कुछ देर बाद दोनों अलग हुई और जमीन पर बैठकर बातचीत करने लगी। लाडली, मेरी प्यारी बहन, इस समय मेरी खुशी का अंदाजा कोई भी नहीं कर सकता। मुझे तो इस बात का बड़ा ही रंज था कि तुमने मुझे अपने दिल से भुला दिया, जिसकी आशा कदापि न थी। मगर आज शाम को तुम्हारे हाथ की लिखी हुई उस चिट्ठी ने मुझ में जान डाल दी, जो तेज सिंह के हाथ मुझ तक पहुंचाई गई थी। कमलिनी, नहीं नहीं, अभी तक मैं तुझसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना यहाँ रहने पर करती थी, परंतु इस समय आशा कम थी कि मेरे लिखे अनुसार यहाँ आकर तू मुझसे मिलेगी, क्योंकि बड़ी बहन माया रानी मेरी जान की ग्राहक हो रही है और तू पूरी तरह उसके कब्जे में है। लाडली, प्यारी बहन, चाहे माया रानी का दिल तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआ क्यों ना हो, मगर मेरा दिल तुम्हारी मोहब्बत से किसी तरह खाली नहीं हो। तुम्हारी चिट्ठी पाते ही मैं बेचैन हो गई और हजारों आफतों की तरफ ध्यान न देकर बेबस के यहाँ चली आई। क्या अब तुम्हें? कमलिनी, हाँ, मुझे विश्वास है और मैं खूब जानती हूँ कि अगर तेरे दिल में मेरी मोहब्बत ना होती तो तू मेरे लिखने पर एकाएक यहाँ ना आती। लाडली, मुझे इस बात की शिकायत करने का मौका आज मिला कि तुमने इस घर को तिलांजलि देते समय अपने इरादे से मुझे बेखबर कर दिया था। कमलिनी, तो क्या मेरा इरादा जानने पर तू मेरा साथ देती? लाडली, जरूर साथ देती। हाय, यहाँ रहकर जैसी तकलीफ में दिन काट रही हूँ वह मेरा ही दिल जानता है। ऐसे ऐसे भयानक काम मुझसे लिए जाते हैं कि जिसे मैं मुखसर में कह नहीं सकती। लाचार होकर झक मारकर सब कुछ कहना पड़ता है, क्योंकि इस बात को मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माया रानी के गुस्से में पड़कर मैं अपनी जान भारतवर्ष के किसी घने जंगल में छिप कर भी नहीं बचा सकती। कमलिनी, इसका सबब यही है कि तू तिलस्मी हाल से बिल्कुल बेखबर और भोली है, बल्कि वास्तव में राम भोली है। लाडली, क्या तुम जानती हो कि मैं राम भोली बनने पर लाचार की गई थी?
कमलिनी, मुझे अच्छी तरह मालूम है, अभी तक नानक मेरे साथ रहकर मेरा काम कर रहा है। लाडली, हाय, जब वे तुम्हारे साथ है तो जरूर एक दिन सामना होगा। उस समय शर्म से मेरी आंखें ऊंची ना होंगी। उस बेचारे के साथ मैंने बड़ी बुराई की। कमलिनी, लेकिन मैं खूब जानती हूँ कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। खैर, इस बात को जाने दे। मुझे तेरी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। मैं इस समय ये पूछने आई हूँ कि अब तेरा क्या इरादा है, क्योंकि इस लिस्म की उम्र अब तमाम हो गई है और माया रानी अपने बुरे कर्मों का फल भोगना ही चाहती है। लाडली, मैं यही चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने साथ रखो, जिसमें माया रानी का मुंह देखना नसीब ना हो। मैं जानती हूँ कि यह तिलिस्म अब टूटा ही चाहता है, क्योंकि इधर थोड़े दिनों से बड़ी बड़ी अद्भुत बातें देखने में आ रही हैं, जिनसे खुद माया रानी की अकल चक्कर में है। मगर शक है कि तो इतना ही कि तिलिस्म तोड़ने वाले कुंवर इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह इस समय माया रानी के कैदी हो रहे हैं और कल उन दोनों का सिर जरूर काटा जाएगा। कमलिनी, ये बात मुझे भी मालूम है, मगर सवेरा होने के पहले ही मैं उन दोनों को छुड़ा कर ले जाऊंगी। लाडली, यदि ऐसा हो तो क्या बात है, वे दोनों कैसे नेक और खूबसूरत हैं। जिस समय मैंने आनंद सिंह को देखा। इतना कह लाडली चुप हो रही। उसकी आंखें नीचे हो गई और उसके गालों पर शर्म की सुर्खी दौड़ गई। कमलिनी समझ गई कि आनंद सिंह को चाहती है। कमलिनी, मगर उन दोनों को छुड़ाने के लिए कुछ तुझसे भी मदद चाहती हूँ। लाडली, तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए मैं हर तरह से तैयार हूँ। कमलिनी, तू बस कैद खाने की ताली मुझे ला दे, जिसमें दोनों कुमार कैद है। लाडली, मैं उद्योग कर सकती हूँ, मगर वह तो हरदम माया रानी की कमर में रहती है। कमलिनी, उसके लेने की सहज तरकीब मैं बताती हूँ। लाडली, वो क्या? देख, ये तिलिस्म की सौगात है। हाथ में लेकर जब इसका कब्जा दबाया जाएगा तो बिजली की सी चमक पैदा होगी, जिसके सामने किसी की आंख खुली नहीं रह सकती। इसके अतिरिक्त इसमें और भी दो गुण हैं। एक तो ये कि जिसके बदन से ये लगा दिया जाए उसके बदन में बिजली दौड़ जाती है और वह तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। और दूसरे ये कि हर चीज को काट डालने की ताकत रखता है। कमलिनी ने खंजर का कब्जा दबाया। उसमें से एक चमक पैदा हुई कि लाडली ने दोनों हाथों से आंखें बंद कर ली और कहा, बस बस, इस चमक को दूर करो तो आंखें खोलो। कमलिनी, लो, चमक बंद हो गई, आंखें खोलो। लाडली, मेरे हाथ में दो तो मैं भी कब्जा दबा कर देखूं, मगर नहीं तो तुम कह चुकी हो कि ये जिसके बदन से छुआया जाएगा वह बेहोश हो जाएगा, तो मैं इसे कैसे ले सकूंगी और तुम पर इसका असर क्यों नहीं होता? हम ऊपर सुना आए हैं कि कमलिनी की कमर में दो तिलिस्मी खंजर थे और उनके जोड़ की दो अंगूठियां भी उसकी उंगलियों में थी। उसने एक अंगूठी लाडली की उंगली में पहनाकर उसका गुण अच्छी तरह समझा दिया और कह दिया कि जिसके हाथ में अंगूठी रहेगी केवल वही इस खंजर को अपने पास रख सकेगा। लाडली, जब ऐसी चीज तुम्हारे पास है तो वह लाली स्वयं तुम ला सकती हो। कमलिनी, हाँ, मैं ये काम खुद भी कर सकती हूँ, मगर ताज्जुब नहीं कि माया रानी के कमरे तक जाते मुझे कोई देख ले और गुल करे तो मुश्किल होगी। यद्यपि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता और मैं इस खंजर की बदौलत सैकड़ों को मारकर निकल जा सकती हूँ, मगर जहां तक बिना खून खराबा के काम निकल जाए तो बहुत ही उत्तम होगा। लाडली, हाँ ठीक है, तो अब विलंब ना करना चाहिए। कमलिनी, तो फिर जा, मैं इसी जगह बैठी तेरी रात देखूंगी। खंजर के जोड़ की अंगूठी हाथ में पहनने के बाद लाडली ने तिलिस्मी खंजर ले लिया और बुर्ज का दरवाजा खोल यहाँ से रवाना हुई। कमलिनी को आधे घंटे से ज्यादा राह न देखनी पड़ी। इसके भीतर ही ताली लिए हुए लाडली आ पहुंची और अपनी बड़ी बहन के सामने ताली रखकर बोली, इस ताली के लेने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। मुझे किसी ने भी ना देखा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। माया रानी बेखबर सो रही थी। ताली लेते समय वह जाग ना उठे, इसलिए तिलिस्मी खंजर एक दफे उसके बदन से लगा देना पड़ा। बस तुरंत ही उसका बदन कांप उठा, मगर वह आंखें न खोल सकी। मुझे विश्वास हो गया कि वह बेहोश हो गई। बस मैं ताली लेकर चली आई, मगर अब यहाँ ठहरना उचित नहीं। कमलिनी, हाँ, अब यहाँ से चलना और उन कैदियों को छुड़ाना चाहिए। लाडली, मगर उन कैदियों को छुड़ाने के लिए तुमको इसी बाग की राह से कैद खाने तक जाना होगा। कमलिनी, नहीं, वहां जाने के लिए दूसरी राह भी है, जिसे मैं जानती हूँ। लाडली, जीजा जी यहाँ के बहुत से रास्तों और सुरंगों तथा तहखानों को जानते थे। मालूम होता है तुमने उन्हीं से इसका हाल जाना होगा। कमलिनी, नहीं, यहाँ की बहुत सी बातें किसी दूसरे ही से सबब से मुझे मालूम हुई हैं, जिसे सुनकर तो बहुत ही खुश होगी। हाँ, यदि जीजा जी हम लोगों से जुदा ना किए जाते तो यहाँ की अजीब बातों को देखने का आनंद मिलता। माया रानी को भी यहाँ के भेद अच्छी तरह मालूम ही नहीं। लाडली, जीजा जी हम लोगों से जुदा किए गए, इसका मतलब मैं नहीं समझी। कमलिनी, क्या तू समझती है कि गोपाल सिंह जी यानी कि माया रानी के पति अपनी मौत से मरे? लाडली, मुझे तो यही विश्वास है कि उन्हें जहर दिया गया। मैंने स्वयं देखा कि मरने पर उनका रंग काला हो गया था और चेहरा ऐसा बिगड़ गया कि मैं पहचान न सकी। हाय, हम दोनों बहनें, उन पर बहुत ही कृपा थी। कमलिनी, उनकी कृपा किस पर नहीं थी? खैर, आज मैं तुझे इस बाग के चौथे दर्जे में ले जाकर एक तमाशा दिखाऊंगी। लाडली, क्या चौथे दर्जे में तुम जा सकती हो?
कमलिनी, हाँ, मैं यहाँ के बहुत से भेदों को जान गई हूँ और सब जगह घूम फिर सकती हूँ। लाडली, अब तो मैं जरूर चलूंगी। जीजा जी अक्सर कहा करते थे कि इस बाग के चौथे दर्जे में अगर कोई जाए तो उसे मालूम हो कि दुनिया क्या चीज है और ईश्वर की सृष्टि में कैसी विचित्रता दिखाई दे सकती है। कमलिनी, अच्छा, अब चलकर पहले कैदियों को छुड़ाना चाहिए। इतना कहकर कमलिनी उठी और मोमबत्ती हाथ में लिए हुए उस सुरंग के मुहाने पर गई जिसका मुंह चौखूंटे पत्थर के हट जाने से खुल गया था और जिसमें से वह कुछ ही देर पहले निकली थी। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मौजूद थी। दोनों बहनें नीचे उतर गई। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने के साथ ही वह चौखूंठा पत्थर एक हल्की आवाज के साथ अपने ठिकाने पहुंच गया और उस सुरंग का मुंह बंद हो गया। 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बाकी के अध्याय सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।